गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू फ्यूचर कुल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू किए होंगे। आ जाइए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम। जल्दी से लाइव आइए, कुछ बच्चे तो लाइव भी आ चुके हैं। उमा अमर कह रहे हैं डीएनए ऑफ साइंस के जो एमसीक्यू करवा रहे हैं उसका टाइमिंग चेंज कर दीजिए। टाइमिंग बच्चा 9 से 10 में बहुत लेट हो जाता है। आजकल सर्दियों में आपको पता है जल्दी इतना लेट हो जाएगा घर जाने में, और इसलिए 7 से 8 टाइमिंग किया है। ओके, अतुल कुमार आ चुके हैं, सुनीता पाल आ चुके हैं, राहुल आ चुके हैं, अनिकेत, वर्षा यादव। चलिए फटाक से आइए। जैसा कि आपको पता है कि आज हमें एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है। कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी। कल इसलिए नहीं हो पाई थी क्योंकि बच्चा कल हमारी एप्लीकेशन में थोड़ा एरर चल रहा था। आप सबको पता होगा, आप ना वो नहीं कर पा रहे थे, लॉगिन नहीं कर पा रहे थे, है ना? ऐसा हुआ है ना आपके साथ? आप लॉगिन नहीं कर पा रहे होंगे क्योंकि कल थोड़ा सा सर्वर में प्रॉब्लम चल रही थी। तो सर्वर थोड़ा बढ़ाया गया है क्योंकि एप्लीकेशन पे थोड़ा बच्चे ज्यादा आ गए हैं ना, इसलिए तो सर्वर को थोड़ा बड़ा किया गया, बढ़ाया गया है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रख, वो थोड़ा आपकी क्लासेस लॉगिन होने में प्रॉब्लम आ रही होगी। इसलिए मैंने कहा जब बच्चा लॉगिन नहीं कर पा रहे तो क्लास करने का क्या मतलब है। लेकिन अब सारी प्रॉब्लम आपकी हट गई है, एकदम बढ़िया से क्लास चल रही है। ठीक है, रंजन कुमार कह रहे हैं कमेंट पर भी ध्यान दीजिए। क्या कमेंट पे ध्यान दो बताइए? तो कल आप एप्लीकेशन को लॉगिन करने में प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने कहा लॉगिन नहीं हो पा रहा है तो फिर क्लास कैसे करेंगे बच्चे, इसलिए मैंने कल आपका क्लास नहीं ले पाई थी। चलो आज से हमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करना है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसको हिंदी में प्रजनन तंत्र कहा जाता है, नाम से क्लियर है, वो सिस्टम जो किसमें हेल्प करता है? जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। किसमें? रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, जनन में सहायक होता है, जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करवाता है, जो जनन में सहायक होता है। जो जनन यानी जन्म में, आपके जन्म में सहायक हुआ, मेरे जन्म में सहायक हुआ। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है वो सिस्टम, जो सिस्टम जनन में सहायक होता है, जो रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। अब आप में से कुछ बच्चे मुझे ये पूछेंगे कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन। मैंने आपको पढ़ाया था बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन में कि रिप्रोडक्शन एक आपका बायोलॉजिकल कैरेक्टर है जो कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होना चाहिए। कोई भी सजीव जीव है उसके अंदर जनन करने की क्षमता होनी चाहिए, तभी वो अपने आगे जनरेशन को बढ़ा पाएगा, तभी अपने वंश को वो आगे बढ़ा पाएगा। तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है वो बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसके थ्रू अपने जैसी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। कौन? लिविंग्स। अपने जैसी ऑफस्प्रिंग्स का मतलब होता है अपने जैसी संतान पैदा करते हैं। वो बायोलॉजिकल प्रोसेस, वो जैविक प्रक्रिया जिसमें कोई भी लिविंग है वो अपने जैसी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है, अपने जैसी संतान बनाता है। जैसे अगर बंदर है तो बंदर अपने जैसा बनाएगा, गाय है तो गाय अपने जैसा बनाएगी, इंसान है तो इंसान के बच्चे को जन्म होगा, चिड़िया है तो चिड़िया अपने जैसे बच्चे को जन्म देगी। अब ऐसा तो है नहीं ना कि गधे ने बंदर पैदा कर दिया, ऐसा तो आपने कभी देखा नहीं होगा ना, या बंदर ने गधा पैदा कर दिया। तो वो बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसके थ्रू कोई भी लिविंग अपने जैसी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है, अपने जैसी संतान बनाता है, उस बायोलॉजिकल प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहा जाता है, उसको प्रजनन कहा जाता है, उसे जनन कहा जाता है। पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है लिविंग्स के लिए। अगर कोई भी लिविंग रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो एक टाइम के बाद उसका जो वंश है, उसका जो आगे की जनरेशन है, वो वहीं पे लुप्त हो जाएगी। जैसे आज देखिए, आज के जमाने में जिराफ विलुप्त हो गए हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने जैसी ऑफस्प्रिंग नहीं प्रोड्यूस कर पाए, वो अपने जैसी संतान आगे नहीं बना पाए, इसलिए आज के जमाने में जिराफ क्या हो गए हैं? एक्सटिंक्ट प्रजातियां बन गई हैं, खत्म हो चुके हैं। ठीक है बच्चा, अब बात ये आती है कि मैम ये रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभार, बहुत ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना। रिप्रोडक्शन 2 टाइप से हो सकता है, प्रजनन 2 टाइप से होता है। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं लैंगिक जनन, और दूसरा होता है बच्चा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा कौन सा होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन। एक होता है लैंगिक जनन और एक होता है अलैंगिक जनन। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करना। कमेंट मत करो, तुम लोग कमेंट बहुत करते हो यार, है? चलो, सेक्सुअल और एसेक्सुअल, लैंगिक अलैंगिक 2 टाइप का प्रजनन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें सेक्सुअल ऑर्गन्स चाहिए, जिसमें सेक्सुअल ऑर्गन्स चाहिए,
लैंगिक जनन अंग चाहिए, ठीक है, ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें लैंगिक जनन अंग चाहिए। मतलब एक होगा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एक होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एक होगा नर प्रजनन अंग, एक होगा मादा प्रजनन अंग, जिसमें सेक्सुअल ऑर्गन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसमें हमें लैंगिक जनन अंग चाहिए जिस रिप्रोडक्शन को होने के लिए, उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। और ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें सेक्सुअल ऑर्गन्स की जरूरत नहीं होती, उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है, उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। अब बच्चा सेक्सुअल ऑर्गन से क्या बनता है, तो अगर मैं बात करूं मेल सेक्सुअल ऑर्गन जो नर लैंगिक जनन अंग है, उससे क्या बनेगा और फीमेल से क्या बनेगा, लड़कों में क्या और लड़कियों में क्या, मतलब मादाओं में क्या और जो पुरुष होते हैं उनमें क्या। मेल में बनती है स्पर्म सेल्स, कौन सी, स्पर्म्स बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या बनते हैं, स्पर्म्स, और फीमेल में बनते हैं ओवा। ओवा का मतलब होता है अंडाणु, ओवा बोलो, अंडाणु बोलो या ओवम बोलो, ठीक है बच्चा, हिंदी मीडियम वाले बच्चा अंडाणु या डिंब। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से स्पर्म्स बने, फीमेल से ओवा बने, और ये जब दोनों जुड़ते हैं, ये दोनों जुड़ते हैं तो इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है फर्टिलाइजेशन। इसको नाम क्या दिया जाता है, फर्टिलाइजेशन। इसे निषेचन की प्रक्रिया का नाम दिया जाता है। और इन दोनों के जुड़ने से क्या बनता है, एक नई संतान बन जाती है। लेकिन वो संतान सबसे पहले जब बनती है तो उसको जाइगोट, उसको युग्मनज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसको युग्मनज कहा जाता है। अब जरा समझने की कोशिश करो, ठीक है। मैंने कहा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो है जो सेक्सुअल ऑर्गन्स की हेल्प से होता है। अब सेक्सुअल ऑर्गन में दो होंगे, एक मेल वाला एक फीमेल वाला। तो मेल से कौन सी सेल्स बनेंगी, स्पर्म्स, शुक्राणु कोशिकाएं बनेंगी। फीमेल से ओवा, ओवम यानी अंडाणु या डिंब कोशिकाएं बनेंगी। और जब स्पर्म और ओवा का जुड़ना होता है, इन दोनों का फ्यूजन होता है, इन दोनों का संलयन होता है, तब उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन, उसको निषेचन कहा जाता है। और निषेचन से क्या बनता है, फिर जाइगोट बनता है, युग्मनज, और इसी जाइगोट से आगे चलकर बेबी बन जाता है, एक नया बच्चा बन जाता है। एक भ्रूण, भ्रूण से पूरा एक नया बच्चा बन जाता है। तो अपने जैसी संतान बन गई, लेकिन किसकी हेल्प से, स्पर्म्स और ओवा की हेल्प से। तो ऐसा रिप्रोडक्शन जहां पे शुक्राणु और अंडाणु चाहिए, उसको सेक्सुअल, उसको लैंगिक प्रजनन कहा जाता है, ठीक है। अब दूसरी तरफ ऐसा रिप्रोडक्शन जहां पे सेक्सुअल ऑर्गन्स नहीं चाहिए, जहां पर किसी भी टाइप का कोई सेक्सुअल ऑर्गन्स नहीं चाहिए, जहां पर ना ही स्पर्म्स चाहिए ना ही अंडाणु चाहिए, मतलब शुक्राणु कोशिकाएं जहां पर अंडाणु कोशिकाएं ना चाहिए, उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। अगर मैं हम लोगों की बात करूं, हम ह्यूमंस से, ह्यूमंस में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। गाय में, भैंस में, घोड़ा में, बकरी में, बंदर में, हम सब जितने भी एनिमल्स हैं, हम जितने भी सारे जानवर हैं, हम सब में जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। मैम एसेक्सुअल किस में होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा पाया जाता है, इसके एग्जाम्पल एग्जाम में बहुत बार आते हैं, इसके उदाहरण पूछे जाते हैं, तो प्लीज इसके एग्जाम्पल नोट करने की कोशिश कीजिए। इसका एग्जाम्पल अमीबा, अमीबा में होता है एसेक्सुअल, हिंदी में अमीबा लिख लो, इंग्लिश में अमोइबा कहते हैं। दूसरा बच्चा इसके बाद लिखना हाइड्रा, ये सब आगे पढ़ोगे आप, अभी फिलहाल सिर्फ एग्जाम्पल लिख लो। हाइड्रा, हाइड्रा में भी एसेक्सुअल होता है। उसके बाद एक एग्जाम्पल और लिखना पैरामोइसियम, एक एग्जाम्पल और लिखना, एक एग्जाम्पल और लिखो पैरामोइसियम, ये सारे एग्जाम में आते हैं, ठीक है। और लिख लो प्लांट्स, प्लांट्स, प्लांट्स का मतलब है पेड़ पौधे। लेकिन यहां पर मैं आपको एक डाउट क्लियर कर दूं, प्लांट्स में दोनों टाइप का होता है, सेक्सुअल भी होता है और एसेक्सुअल भी होता है। पेड़ पौधों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और एसेक्सुअल भी होता है। ये आगे प्लांट्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। जो मेन क्वेश्चन है वो यहां से बनता है, अमीबा में किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। हाइड्रा एक एनिमल है, हाइड्रा क्या है, एक जानवर है, हाइड्रा है। हाइड्रा क्या है, एक एनिमल है। एनिमल होने के बावजूद भी इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है,
ठीक है बच्चा, ये एग्जाम में आ जाता है कि वो कौन सा जानवर है जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। हाइड्रा प्लांट नहीं होता, दिखता प्लांट जैसा, लेकिन इसको एनिमल किंगडम में रखा गया है, इसको जंतु जगत में रखा गया है, इसलिए एक जानवर है, ये जानवर हमारे जैसा जानवर है ये। ठीक है, बस समझ में आई मेरी। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए था कि मैम ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बता दिया ऐसे होता है, तो एसेक्सुअल कैसे होता है? चलो बताते हैं। एसेक्सुअल की कुछ प्रोसेस होती हैं, हालांकि अभी थोड़ा सा बताऊंगी, बाद में आगे जब प्लांट्स पढ़ाऊंगी तो बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी। जैसे एक प्लांट है, ऐसे एक प्लांट है, इसका एक पार्ट यहां से टूट के गिर गया, मान लो ये हिस्सा टूट के गिर गया और इससे एक नया प्लांट बन गया ऐसा का ऐसा। तो इसमें स्पर्म्स या फिर ओवा या इसमें कोई सेक्सुअल ऑर्गन्स की जरूरत पड़ी क्या? नहीं पड़ी ना। या कोई एक प्लांट है, इसके बाहर की तरफ ऐसे ग्रोथ हो गई, आउटर ग्रोथ हो गई, फिर ये ग्रोथ टूट के नीचे गिर गई और इससे एक नया पौधा बन गया। ठीक है, ऐसे ही मान लो कि इस पौधे के ऊपर इस तरीके से डालियां लगी हुई थी, इसका फूल लगा हुआ था, ये एक कली थी, इस कली को आपने तोड़ लिया। आप क्या करते हो? गुलाब के फूल की एक डाली तोड़ के ले आते हो और फिर उसको एक गमले में लगा के मिट्टी और पानी डाल देते हो, कुछ दिनों के बाद देखते हो वहां पे नया एक गुलाब का पौधा लग गया है। तो बच्चा, ये कुछ प्रोसेस होती हैं, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी, फिजन, बडिंग, बाइनरी फिजन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये सब बात की बातें हैं, फिलहाल नहीं। फिलहाल इतना जानना है क्योंकि हमारा चैप्टर रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, अभी हम ये सब नहीं पढ़ रहे हैं, ये सब प्लांट्स वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगी बहुत अच्छे से। ठीक है बच्चा, तो दो टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। अब मुझे ये बता दो, अगर मैं पूछूं कि ह्यूमंस का रिप्रोडक्शन कैसा होता है, तो हमारे रिप्रोडक्शन की पहला कैरेक्टर क्या हो गया? हमारा रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका मतलब हमारे ह्यूमन के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें क्या चाहिए? उसमें स्पर्म सेल चाहिए और ओवा सेल्स चाहिए। लैंगिक प्रजनन में क्या क्या चाहिए हमें? स्पर्म्स और ओवा, शुक्राणु और अंडाणु दोनों चाहिए। ये हो गया हमारा पहला। अब दूसरा सुनो, दूसरा सुनो, देखो दो टाइप के जानवर होते हैं। एक होते हैं बच्चा विविपैरस। विविपैरस, विविपैरस का मतलब होता है हिंदी में जरायुज, जरायुज। और एक होते, ये सारे शब्द बता रही हूं, इसके मीनिंग एग्जाम में आते हैं, ऐसा का ऐसा। ठीक है, ऐसा कैसा एग्जाम में आते हैं। प्रियांशु नहीं है आपके बैच में, बार बार मैसेज करोगे तो आ थोड़ी जाएगा, बार बार मैसेज करोगे तो आ थोड़ी जाएगा। ठीक है, विविपैरस एक शब्द होता है ओविपैरस। ओविपैरस हिंदी में इसको कहा जाता है अंडायुज। अंडायुज ऐसे जानवर जो अंडों को जन्म देते हैं, जो पहले एग देते हैं, एग लाइंग्स एनिमल, जो पहले अंडा देंगे, फिर वो अंडा फूटेगा ऐसे तो इसके अंदर से चूजा निकलेगा, है ना। तो जो अंडों को जन्म देते हैं उनको अंडायुज या ओविपैरस कहा जाता है। जैसे बर्ड्स, पक्षी, आप देखते होंगे, कबूतर का अंडा देखा होगा आपने, आपने देखा होगा चिड़िया का अंडा, कबूतर का अंडा देखा होगा, है ना, मोर का अंडा देखा होगा। तो ऐसे जीव जंतु, मुर्गी का तो देखा ही होगा और किसी का नहीं देखा तो, जो पहले अंडे को जन्म दे, अंडे से एक चूजा निकले, वो आगे चलकर बड़ा इंसान बन, सॉरी बड़ा क्या बन जाए, एक एनिमल बन जाए, तो उसको ओविपैरस कहेंगे। और जो सीधा बच्चों को जन्म दे, जो सीधा बच्चों को जन्म दे, उसे विविपैरस कहा जाता है, उसे जरायुज कहा जाता है। तो हम लोग क्या है? हम लोग क्या है? जो सीधा बच्चों को जन्म देते हैं। इसका मतलब ह्यूमन का रिप्रोडक्टिव सिस्टम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, पहला कैरेक्टर। दूसरा कैरेक्टर क्या है? हम विविपैरस हैं, बिल्कुल सही। आ जाइए तीसरे लक्षण पर। तीसरे लक्षण पर, तीसरा लक्षण क्या होता है? ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ना, वो यूनिसेक्सुअल होता है। वो यूनिसेक्सुअल होता है। यूनिसेक्सुअल का मतलब है एक लैंगिक होता है। हमारा जो प्रजनन है ना, वो प्रजनन एक लैंगिक होता है। अब यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या है भाई? एक मेल पार्ट होगा, मतलब एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा, एक फीमेल, और दो अलग अलग बॉडी में होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक ही एनिमल, एक ही इंसान के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है। मतलब
कि एक ही इंसान के अंदर स्पर्म्स और ओवा एक इंसान में एक साथ नहीं बन सकते हैं। शुक्राणु और अंडाणु दोनों दो अलग अलग इंडिविजुअल पर्सन्स में बनते हैं। तो जहां शुक्राणु बनते हैं उसको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं, जहां पे अंडाणु बनते हैं उसको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। पॉइंट समझ में आया मेरा? इसलिए हम यूनिसेक्सुअल हैं। एक होता है बाइसेक्सुअल, ठीक है, वो सब आगे की बात है, अभी नहीं। यूनिसेक्सुअल है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर आपसे पूछो ना कैसा है, तो हमारा यूनिसेक्सुअल है, मतलब एक लैंगिक, एक ही लिंग वाला एक बॉडी होगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसका कैरेक्टर है डाइमॉर्फिज्म। डाइमॉर्फिज्म, हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस टाइप का है? डाइमॉर्फिज्म है। डाइमॉर्फिज्म का मतलब है द्विरूपता दर्शाने वाला। द्विरूपता, दो रूप में है भाई हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अकेला नहीं हो सकता। अगर अकेला लड़के के अंदर स्पर्म्स बन गए, शुक्राणु बन गए, तो क्या उससे नया बच्चा बन जाएगा क्या? नहीं ना। अगर किसी लड़की में, महिला में अंडाणु बन गया, तो अकेला अंडाणु थोड़ी ना बना देगा, बच्चा थोड़ी बना देगा। मतलब हमें दो टाइप की सेल चाहिए बच्चा बनाने के लिए, क्या? शुक्राणु और अंडाणु, स्पर्म्स और ओवा। इसका मतलब हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है? डाइमॉर्फिज्म शो करता है, द्विरूपता, दो रूप से होता है। कहने का मतलब एक रूप में कौन सी सेल्स बनेंगी? स्पर्म्स, शुक्राणु, और एक में ओवा, अंडाणु बनेंगी। तो ये हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ लक्षण है। तो एग्जाम में यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा वो सुन लो। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस टाइप का है? सेक्सुअल। हम क्या है? हम विविपैरस हैं, हम जरायुज हैं, हम बच्चों को जन्म देते हैं सीधा, कोई अंडे वंडे नहीं देते हैं हम, ठीक है। अगर अंडे देते तो आप में से कुछ माता पिता तो अंडे को कभी फोड़ते ही नहीं, है ना। अगर सोचो इंसान पहले अंडे को जन्म देता, उसके बाद चूजा बनता, तो आप लोगों के जो लक्षण है वो अंडे के अंदर दिख जाते, तो कुछ माता पिता तो उसको अंडे को फोड़ते ही नहीं कि अंदर का अंदर इसको मर जाने दो, है ना। समझ गए? तीसरा, हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम यूनिसेक्सुअल है। नेक्स्ट, हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम डाइमॉर्फिज्म शो करता है, द्विरूपता दर्शाने वाला होता है। ये कुछ पॉइंट्स मैंने बताए हैं। अब बात ये आती है कि रिप्रोडक्शन की, आपने यहां तक पढ़ लिया रिप्रोडक्शन होता क्या है, कितने टाइप का होता है, हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या लक्षण हैं। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रही हूं आपको, ठीक है ना। इससे बेसिक कोई नहीं पढ़ाता है, बिल्कुल बेसिक से। शायद सबको समझ में आ रहा होगा, ऐसा कोई है जिसको समझ में नहीं आ रहा? हाँ जी, एक कह रहे मैम अंडा उबाल के खा जाते, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। मैम भ्रूण हत्या होती तो है, हाँ भाई भ्रूण हत्या बिल्कुल होती है। मैं आगे बताऊंगी आपको भ्रूण हत्या कैसे, किस प्रोसेस से पता कर लेते हैं। भ्रूण हत्या में आप यही बोल दो कन्या भ्रूण हत्या होती है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि लड़कों की भ्रूण हत्या होती है, तो आप प्लीज इसके आगे लगाइए कन्या भ्रूण हत्या होती है। तो कैसे ही पहले ही सेक्स को डिटरमाइंड कर लिया जाता है, हम आपको आगे पढ़ाएंगे इस चीज को कि कन्या भ्रूण हत्या कैसे होती है, उसके लिए कौन सा टेस्ट करवाते हैं। लेकिन हम आपको वहां पे क्लियर करेंगे कि ये टेस्ट इलीगल है, अगर करवाते पकड़ गए तो आपको जेल भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन इसकी नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज सबको होनी चाहिए, क्योंकि जब किसी चीज की नॉलेज नहीं होगी तो आप उसको रोकोगे कैसे, है ना। उसको रोकोगे कैसे? जब आपको नॉलेज होगी तभी तो आपको पता लगेगा ये गलत है और ये सही है, ठीक है। ये आगे हम आपको पढ़ाएंगे। ओके, समझ में आ गई मेरी बात? चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब बात ये आती है मैम रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कौन कौन सी होती है, या लिख लो स्टेजेस ऑफ रिप्रोडक्शन। स्टेजेस ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन लिखो, स्टेजेस ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। मानव के प्रजनन की कौन कौन से स्टेज होती हैं, कौन कौन से स्टेज में कंप्लीट होता है। यार मेरा गला बहुत, देखिए प्रजनन की अवस्थाएं या प्रजनन के चरण कौन कौन से स्टेजेस में कंप्लीट होता है। कुछ शब्द हैं जिनका मीनिंग जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो, क्या सबसे पहला ह्यूमन रिप्रोडक्शन का फर्स्ट फेज कौन सा है? पहला स्टेज क्या है? पहला स्टेज कौन सा है जिसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन होने के लिए जरूरी होना चाहिए? तो सबसे पहला स्टेज होता है, उसको बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। ये एग्जाम में आएगा, गैमेटोजेनेसिस। हिंदी में कहा जाता है युग्मक जनन, युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस। रिप्रोडक्शन होने के लिए सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस होना चाहिए। गैमेटोजेनेसिस शब्द का मीनिंग क्या है वो सुन लो।
गैमेट्स, गैमेटो का मतलब होता है गैमेट्स, गैमेट्स, और गैमेट्स को हिंदी में कहा जाता है युग्मक, युग्मक। और कहीं पर भी आप जेनेसिस शब्द देखते हैं उसका मतलब होता है फॉर्मेशन, उसका मतलब होता है निर्माण होना, बनना। तो भाई डेफिनेशन क्या होगी? द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, युग्मक का निर्माण होना, युग्मक निर्माण कहलाता है। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? आप क्या बताएंगे बच्चा? गैमेटोजेनेसिस आप कहेंगे बच्चा गैमेट्स का फॉर्मेशन होना, गैमेट्स का फॉर्मेशन होना, ठीक है, गैमेट बनना। अब ये गैमेट्स क्या होते हैं? गैमेट्स दो टाइप की सेल्स होती हैं। गैमेट्स किसको बोलते हैं हम? दो टाइप की सेल्स होती हैं, हिंदी में युग्मक बोलेंगे इसको। एक होता है मेल गैमेट, एक होता है फीमेल गैमेट। एक होता है मेल गैमेट, लिखिए गैमेट्स दो टाइप के होते हैं। एक होता है मेल गैमेट जिसको हम हिंदी में कहते हैं नर युग्मक। भाई सीधी सी बात है, जो नर बॉडी में बने, जो लड़कों के शरीर में बने, और लड़कों के शरीर में जो गैमेट बनते हैं उनको स्पर्म्स कहते हैं, उनको शुक्राणु कहते हैं। मैंने कहा गैमेट्स बनना गैमेटोजेनेसिस है, युग्मकों का बनना युग्मक निर्माण कहलाता है। अब युग्मक दो टाइप के होते हैं, एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक, फीमेल गैमेट। अब जब नर गैमेट है उसका नाम हमने क्या दे दिया? उसका नाम हमने स्पर्म दे दिया। ठीक ऐसे ही जो मादा युग्मक है उसको हमने क्या बोल दिया? उसको हमने बोल दिया ओवा, अंडाणु बोल दिया। तो गैमेटोजेनेसिस का मतलब है गैमेट्स बनना। अब गैमेट्स दो इंडिविजुअल बॉडी में बनते हैं, लड़कों में बनते हैं उनको स्पर्म्स कहते हैं, लड़कियों में बनते हैं उनको ओवा कहते हैं। अब बात ये आती है ये स्पर्म्स और ओवा क्या बचपन से होते हैं? क्या लड़कों के अंदर बचपन से स्पर्म्स बनते हैं? क्या लड़कियों के अंदर बचपन से ही अंडे बनते हैं? नो, नॉट एट ऑल। ये कब बनते हैं? ये बनते हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी एज। पहली बार ये कब बनते हैं? प्यूबर्टी एज में, किशोरा अवस्था जब कभी भी किसी लड़के की या लड़की की शुरू होती है किशोरा अवस्था, तो उस समय कुछ प्यूबिक चेंजेस आते हैं, कुछ किशोरा अवस्था में बदलाव आते हैं, टीन एज जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, उस समय प्यूबर्टी एज में क्या होता है? लड़कों में बनना शुरू होते हैं स्पर्म्स और लड़कियों में बनना होते हैं शुरू ओवा, अंडाणु। अब ये प्यूबर्टी एज लड़कियों की 11 साल से ही शुरू हो जाती है। 11 से 12 साल में लड़कियों की प्यूबर्टी एज शुरू हो जाती है। लड़कों की थोड़ी सी लेट, 13 से 14 साल मानी गई है प्यूबर्टी एज। तो लड़कों के अंदर स्पर्म्स बनने के लिए मिनिमम एज लड़के की 13 से 14 साल होनी चाहिए, लड़कियों की 11 साल होनी चाहिए। अब जैसे ही कोई लड़की 11-12 साल की हो जाती है, कभी कभार ना 12-6 महीने का गैप भी निकल जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी प्यूबर्टी एज स्टार्ट नहीं हुई है। ठीक है बच्चा, ठीक है। और जैसे ही आपके अगले 3-4 साल आपके क्या चलेगी? प्यूबर्टी एज चलेगी। और प्यूबर्टी एज खत्म होने के बाद जैसे ही आप 18 के हो जाते हो, कितने के हो जाते हो आप? 18 साल के हो जाते हो, तो आप क्या बन जाते हो? आप बालिग बन जाते हो। मतलब आप क्या बन गए हो? मैच्योर बन गए हो। आपके प्यूबर्टी एज खत्म हो गया, बच्चे नहीं रहे हो आप, ठीक है, आप अडल्ट बन गए हो, आप युवा बन गए हो, आप युवा बन गए हो। ठीक है, हो गई बात, खत्म होगी बच्चा। वो दो स्पीसीज है फाइलेरिया की, ब्रोनकाफ्टाई, वुचरेरिया ब्रोनकाफ्टाई, और एक और भी होती है कुलदीप। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, अगर किसी लड़का या लड़की की शादी होती है, हालांकि अब तो बढ़ा दी गई इस उम्र को, मिनिमम उसकी उम्र क्या होनी चाहिए? 18 साल तो होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, हालांकि अब तो बढ़ा दी गई है लड़कियों की भी। क्यों? क्योंकि अगर 18 साल से पहले शादी हो गई तो वो इनकी तो भाई नाबालिग हो गए, वो तो बालिग ही नहीं हुए, है ना। नाबालिग उम्र में शादी कर देना मतलब बहुत सारी बीमारियों को बुलावा देना। बात समझ में आ गई मेरी? कि गैमेट्स बनते हैं कब? प्यूबर्टी एज में। प्यूबर्टी एज में लड़कों में 13 से 14 साल मानी गई है, लड़कियों में 18 साल मानी 11 से 12 साल मानी गई है। अब जो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है फीमेल वाली से, लड़कियों के शरीर से। देखो, जब जैसे ही लड़कियों की प्यूबर्टी एज शुरू होती है तो महिलाओं में एक साइकिल स्टार्ट होता है, आगे मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी, जिसको बोलते हैं मासिक धर्म चक्र, जिसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। और जैसे ही किसी लड़की के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाती है तो उस लड़की में क्या होना शुरू हो जाते हैं? उसमें ओवा, उसमें अंडा बनना शुरू हो जाते हैं। तो कभी कभार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि लड़कियों में अंडा या ओवा का निर्माण कब होता है? तो आप वहां पर क्या बोलोगे? वहां पर आप बोलोगे बच्चा कि लड़कियों के अंदर ओवा का निर्माण शुरू हो जाता है एट द एज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल।
मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब होता है मासिक धर्म चक्र। ये मैं आपको आगे जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगी ना तब पढ़ाऊंगी, अभी फिलहाल आपको नहीं जानना है, आपको नहीं समझ में आएगा, सारा पढ़ाऊंगी आगे डिटेल में। पॉइंट क्लियर हो गया? चलो आप चलते हैं। पहला प्रोसेस क्या हो गया रिप्रोडक्शन का? रिप्रोडक्शन का पहला प्रोसेस हो गया मैम कि गैमेट्स बनने चाहिए। हम क्या पढ़ रहे थे? हम रिप्रोडक्शन की प्रोसेस पढ़ रहे थे। तो पहला प्रोसेस को हमने नाम क्या दिया? गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, युग्मकों का बनना। अब मेल बॉडी में कौन सा युग्मक बन गया? स्पर्म बन गया। कब बना? इस एज में बनना शुरू हो गया। फीमेल बॉडी में क्या बन गया? ओवा, अंडाणु बन गया। किस उम्र में? इसमें बनना शुरू हो गया। ठीक है भाई, मेल में स्पर्म्स, फीमेल में ओवा बन गए। अब ये दो अलग अलग बॉडी है ना, दो अलग अलग शरीर है। अब इन दोनों को मिलाओगे तभी तो बच्चा बनेगा ना, तो इन दोनों का क्या करवाना होगा? फ्यूजन करवाना होगा। तो इन दोनों के जो फ्यूजन की प्रोसेस है, मतलब इन दोनों को मिलाने के लिए इससे पहले एक प्रोसेस होगा जिसको इंसेमिनेशन कहा जाता है। तो गैमेटोजेनेसिस के बाद जो 2 नंबर पे प्रोसेस आता है उसको कहा जाता है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन हिंदी में इसको कहा जाता है प्रत्यारोपण। प्रत्यारोपण। अब इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है कि जो मेल बॉडी में स्पर्म्स बने हैं, स्पर्म्स कहां बने हैं? मेल बॉडी में बने हैं, बिल्कुल बने हैं। तो इन शुक्राणुओं को अंडाणुओं के पास पहुंचाना। अंडाणु कहां बने हैं? फीमेल बॉडी में। तो ये स्पर्म्स कहां से? मेल बॉडी से, मतलब नर शरीर से। कहां पे पहुंचेंगे? फीमेल बॉडी में पहुंचेंगे। फीमेल बॉडी में पहुंचेंगे। और कहां से? तो आप कहोगे फीमेल बॉडी का जो जेनाइटल एरिया होता है, जो जेनाइटल एरिया होता है उससे होता हुआ। तो मेल बॉडी से स्पर्म्स कहां पे? फीमेल बॉडी में पहुंचना। किसके थ्रू? जेनाइटल एरिया के थ्रू। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस को इंसेमिनेशन कहा जाता है या प्रवर्धन कहा जाता है, या प्रवर्धन कहा जाता है। हाँ, आगे पढ़ाएंगे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का होता है? 28 दिन का होता है। थोड़ा वेट की, थोड़ा इंतजार तो करो यार, सही समय पे सही चीज पढ़ना सही रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले गैमेट्स बने, मेल बॉडी में स्पर्म्स, फीमेल बॉडी में ओवा बन गए। अब ये स्पर्म्स जो है ना, ये शुक्राणु कोशिकाएं है ना, ये सेक्सुअल इंटरकोर्सेस के थ्रू, ये किसके थ्रू? जो यौन आपके यौन संबंध होते हैं उसके थ्रू जेनाइटल एरिया से होते हुए फीमेल बॉडी में पहुंच गए। ये कहां पहुंच गए? ये फीमेल बॉडी में पहुंच गए। मैं आपको फोटो दिखाती हूं, फोटो से समझने की थोड़ी कोशिश करना। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो यहां से होते हुए क्या आ गए? स्पर्म्स। ये स्पर्म्स का रास्ता होता है, इसको फीमेल बॉडी का जेनाइटल एरिया कहा जाता है। ठीक है बच्चा, इस जेनाइटल एरिया से होते हुए स्पर्म्स आ गए हैं फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अब क्या होता है? अब क्या होता है इस बात को जरा सुन लीजिए ध्यान से। देखो, ये लड़कियों का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। यहां से लड़कियों में अंडे बन रहे हैं इस तरीके से, ये एग रिलीज हो रहे हैं, इस तरीके से अंडे बनते हैं। हर महीने एक अंडा रिलीज होता है। ठीक है, एक महीने ये अंडे जहां से बनते हैं ना उसको कहा जाता है ओवेरी। अंडे जहां से बनते हैं उसको ओवेरी या अंडाशय कहा जाता है। और महिलाओं में 2 ओवेरीज होती हैं, हर एक महिला में 2 ओवेरी होती है, 2 अंडाशय होते हैं, एक लेफ्ट एक राइट। तो हर महीने जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो कब एक महीने यहां से एक अंडा निकलता है, एक महीने यहां से एक अंडा निकलता है। ठीक है, तो यहां से मान लो इस बार यहां से एक अंडा निकल गया और ये अंडा यहां पे है। ठीक है, ये ओवा यहां पे है। यहां से सेक्सुअल इंटरकोर्सेस के थ्रू जेनाइटल एरिया से होते हुए क्या आ गए? स्पर्म्स आ गए हैं। अब ये स्पर्म्स यहां आते हैं, ये स्पर्म्स यहां आते हैं और इस नली को क्या कहा जाता है? ये एग्जाम का क्वेश्चन। ये स्पर्म्स या तो इस नली में जाएंगे, इधर वाली में जहां अंडा होगा उधर जाएंगे, या इधर जाएंगे। इस नली को फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है। इस नली को फैलोपियन ट्यूब, या हम इसको क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं अंडवाहिका नली, जो अंडों का वाहन करती है। इस फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म और अंडा, जो स्पर्म्स है और जो ओवा है उसका फ्यूजन हो जाता है, उनका जुड़ना, उनका संलयन हो जाता है। तो यहां पर तीसरा प्रोसेस कौन सा होगा? आप कहेंगे फर्टिलाइजेशन का। फर्टिलाइजेशन हिंदी में कहा जाएगा निषेचन की प्रक्रिया। मैं क्या पढ़ा रही हूं, कुछ समझ में आ रहा है? मैं पढ़ा रही हूं कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कौन कौन सी हैं, एक बच्चा कैसे बनता है, मैं ये पढ़ा रही हूं आपको।
सबसे पहले गैमेट्स बनना चाहिए। अगर किसी लड़के के अंदर स्पर्म्स नहीं बनेंगे तो क्या वो लड़का बच्चा पैदा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अगर किसी लड़की में ओवा नहीं बने तो क्या वो मां बन पाएंगी? नहीं बन पाएंगी। ठीक है, अगर दोनों में सही सलामत बन गए तो पहला प्रोसेस गैमेटोजेनेसिस, दूसरा प्रोसेस क्या, ये सेक्सुअल इंटरकोर्सेस के थ्रू इंसेमिनेशन होना, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्सेस के थ्रू जो मेल बॉडी में स्पर्म्स बने वो फीमेल बॉडी में आ गए। अब आए तो आने के बाद अगला प्रोसेस क्या होगा? अगला प्रोसेस होगा ये स्पर्म है, ये किसके साथ जुड़ जाएगा? ये ओवा के साथ। स्पर्म का मतलब होता है शुक्राणु, ओवा का मतलब होता है अंडाणु, और दोनों का फ्यूजन हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे और इन्हीं के फ्यूजन को, इन्हीं के संलयन के प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। इनका संलयन हो जाएगा, ये जुड़ जाएंगे और इन्हीं के जुड़ने की प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन, इसको निषेचन कहेंगे। पॉइंट क्लियर हो गया? अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फर्टिलाइजेशन होता कहां है? फर्टिलाइजेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस इन विच पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? तो आप क्या लिखोगे? फर्टिलाइजेशन होता है फैलोपियन ट्यूब में। किस ट्यूब के अंदर बच्चा? फैलोपियन ट्यूब के अंदर। हिंदी में क्या लिखेंगे? अंडवाहिका नली के अंदर होता है। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर क्या होता है? फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। और यहीं पर मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर देना चाहती हूं, परिवार नियोजन के लिए, फैमिली प्लानिंग के लिए महिलाओं की नसबंदी करवाते हैं हम, है ना। वैसे लड़कों की भी नसबंदी होनी चाहिए, होती भी है, लेकिन ज्यादातर हम क्या करते हैं, महिलाओं की नसबंदी करवा देते हैं 2 बच्चे के बाद। वैसे तो आजकल 1 बच्चा ही बहुत है, 1 बच्चे का खर्चा इतना महंगा, इतनी बढ़ गई है ना। पुराने जमाने में देखो मेरी दादी की 6 लड़के थी, 2 लड़के थे। अब सोचो आप, क्योंकि उनको पता नहीं था फैमिली प्लानिंग होती क्या है। ठीक है, लेकिन अब अगर हम बात करते हैं तो अब फैमिली प्लानिंग बहुत जरूरी हो गई है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं किस हद तक जनसंख्या किस तरीके से एकदम बढ़ रही है। ठीक है, तो मैं क्या बताना चाहती थी? मैं ये बताना चाहती थी कि महिलाओं की नसबंदी में क्या किया जाता है। महिलाओं की नसबंदी में इस नली को काट दिया जाता है, इस नली को काट दिया जाता है और काट के इसको यहां पर ऐसे बांध दिया जाता है। इसे कहा जाता है नसबंदी करवाना, ट्यूबेक्टोमी करवाना। आगे पढ़ाऊंगी आपको, अभी पढ़ा रही थी इसलिए मैंने आपका कॉन्सेप्ट यहीं खत्म कर दिया। अब जब किसी महिला की नसबंदी हो गई, ये फैलोपियन ट्यूब ही काट के बांध दी, तो जरा बताओ उस महिला में ऐसा नहीं है कि उसमें अंडे नहीं बनेंगे, अंडे तो बनेंगे, लेकिन वो बनके रिलीज यहां नहीं हो रहे हैं। और जब अंडा यहां आया ही नहीं तो क्या वो स्पर्म्स के साथ, क्या वो शुक्राणु के साथ जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा। तो क्या वो महिला कभी भी मां बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। तो फैमिली प्लानिंग के लिए नसबंदी के समय हम क्या करते हैं? हम एक ऑपरेशन करवाते हैं जिसको ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है, नसबंदी का ऑपरेशन। उसमें इसी नली को काट के बांध दिया जाता है, इस फैलोपियन ट्यूब को काट के बांध दिया जाता है। तो क्वेश्चन 2 बन गए मैम, बहुत अच्छे क्वेश्चन बन गए, बिल्कुल बन गए। कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है समझ गए होंगे। स्पर्म्स का एक स्पर्म का अंडाणु के साथ जुड़ना, फ्यूजन होना, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। कहां होता है? फैलोपियन ट्यूब में। और नसबंदी के ऑपरेशन में भी ये फैलोपियन ट्यूब को काट के बांध दिया जाता है। ठीक है ना। हाँ, कभी कभी अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं रहता है तब ये नसबंदी खुल भी जाती है। कभी कभी होता है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं रहता है, 4-5 साल के बाद किसी महिला की ये ट्यूब, अपना ये जो होता है ना, ये फैलोपियन ट्यूब, ये धीरे धीरे खुलने लग जाता है। तो वो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, वो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। ठीक है, हो गया। अब बात करते हैं बच्चा, जैसे ही शुक्राणु अंडाणु से मिला तो एक नया सेल बन गया। कौन सा सेल? ये जो नया सेल है इसको नाम दिया जाता है जाइगोट। एक शुक्राणु का एक अंडाणु के साथ जुड़ना होता है तो वहां से एक नई कोशिका का निर्माण होता है, एक नया सेल बनता है जिसको जाइगोट, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं युग्मनस, जिसको हम युग्मनस कहते हैं। तो एक जाइगोट बन गया, एक युग्मनस बन गया नया। अब ये युग्मनस कहां बना? इस चीज को ध्यान से पढ़ने की कोशिश करो। यहां से अंडा आया, यहां से स्पर्म्स आए, तो एक नया जाइगोट बन गया यहां पे। अब क्या होगा? ये जाइगोट कुछ दिनों के बाद यहां आके ऐसे चिपक जाएगा। और ये किसकी दीवार से चिपका है? इसे कहते हैं यूट्रस। इसको कहते हैं यूट्रस, इसको वोम्ब या गर्भाशय कहा जाता है। तो कुछ दिनों के बाद
ये जाइगोट नीचे की तरफ आके धंस जाता है और धंस के कहां रहता है, यूट्रस में। यूट्रस जिसको हम गर्भाशय कहते हैं या वोम्ब जिसको गर्भाशय कहते हैं, और यहां अगले 9 महीने तक रहता है और धीरे धीरे इस जाइगोट से एम्ब्रियो बन के चाइल्ड बन जाता है, फीटस, और चाइल्ड बच्चा बन जाता है, बच्चा बन जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या आएगा, अगला प्रोसेस आता है इम्प्लांटेशन। नेक्स्ट 4 नंबर पे, अब 4 नंबर पे जो प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन, और इम्प्लांटेशन का मतलब क्या है, इम्प्लांटेशन का मतलब है कि जो जाइगोट बना था वो जाइगोट आके कहां पे चिपक जाता है, इस तरीके से क्या होता है, यूट्रस होता है, और इस यूट्रस की लाइन के साथ ऐसे आके चिपक जाता है क्या, जाइगोट। और जैसे ही जाइगोट यहां आके चिपकता है, इसको नाम क्या दिया जाता है, इसको ब्लास्टोसिस्ट का नाम दिया जाता है। ठीक है, जैसे ही जाइगोट नीचे की ये यूट्रस है, यूट्रस की दीवार के साथ चिपक जाता है, यूट्रस या वोम्ब बोलते हैं हम इसे, गर्भाशय बोलते हैं, और इस गर्भाशय की एक एंडोमेट्रियम दीवार होती है। कौन सी दीवार, एंडोमेट्रियम, लिख लीजिए, एंडोमेट्रियम वॉल होती है। इस एंडोमेट्रियम की दीवार के साथ चिपक जाएगा कौन, ये जाइगोट। और जैसे ही जाइगोट यहां पे आके धंस गया, इम्प्लांट हो गया, ये धंस गया यहां पे, तो इसको नाम दिया जाता है ब्लास्टोसिस्ट का नाम, ब्लास्टोसिस्ट का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो ये अभी जाइगोट था। अब धीरे धीरे इस बच्चे को बनने में क्या लगेगा, आप कहेंगे इसको 9 महीने लगेंगे। तो अब नेक्स्ट स्टेज, नेक्स्ट और लास्ट स्टेज जो आएगी वो आती है बच्चा रिप्रोडक्शन की लास्ट स्टेज, जो 6 नंबर पे आती है, उसको कहा जाता है गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड, और गेस्टेशन का मतलब होता है गर्भा अवधि। गर्भा धारण हो गया तो अब गर्भावधि होगी, मतलब ये गेस्टेशन पीरियड लड़कियों के अंदर, मतलब एक फीमेल एनिमल के अंदर कितने, 9 महीने का रहता है। अब इस 9 महीने के अंदर क्या होता है, ये जो जाइगोट बना था ना, इस जाइगोट से पूरा का पूरा बेबी का फॉर्मेशन हो जाता है, बोले तो चाइल्ड बन जाता है, बच्चा बन जाता है। इसको बनने में प्रॉपर एक हेल्दी बच्चा बनने में कितना टाइम लगता है, 9 मंथ्स लगते हैं, 9 महीने लगते हैं। ये गेस्टेशन पीरियड हर एक जंतु का अलग अलग होता है, जैसे भैंस का अलग होता है, कुत्ते का अलग होता है, हाथी का बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, ये सबका अलग अलग होता है, गाय का अलग होता है ना, कुत्ते का तो 2-2.5 महीने होता है गेस्टेशन पीरियड। वो ये भी डिपेंड करता है किस टाइप की ब्रीड है आपके पास, है ना, उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन जब मैं हम लोगों की बात करती हूँ, मतलब हम लोग क्या हैं, हम लोग ह्यूमन एनिमल्स हैं, हम मनुष्य जानवर हैं। तो मनुष्य जानवर में जो महिलाओं का गेस्टेशन पीरियड होता है वो 9 मंथ्स का होता है, वो 9 महीने का होता है। 9 महीने में क्या होता है, इस जाइगोट से, पहले एक जाइगोट से सेल बना है, ये एक ही सेल है, फिर ये सेल आगे डिवाइड होगी 2 में, फिर इस सेल से 2 बनेंगे, इस सेल से बनेंगे, सेल से टिश्यू बनेंगे। मैंने पढ़ाया है आपको, सेल से क्या बनेगा, इसके अंदर टिश्यू बनेंगे, टिश्यू से क्या बनेंगे, इस बच्चे के अंदर धीरे धीरे टिश्यू से ऑर्गन्स बनेंगे, ऑर्गन्स बन जाएंगे तो पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम जनरेट हो जाएगा। ऑर्गन सिस्टम जनरेट हो जाएगा तो इंडिविजुअली क्या बन जाएगी, एक फिर लिविंग बॉडी बन जाएगी। तो इस बच्चे के अंदर धीरे धीरे सेल्स, कोशिकाओं का निर्माण होता है, कोशिकाओं के जुड़ने से उत्तकों का निर्माण होता है, उत्तकों के जुड़ने से धीरे धीरे ऑर्गन्स, अंग बनना शुरू होते हैं, अंगों से अंग तंत्र, और अंग तंत्र से फिर धीरे 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 पूरा एक नया बच्चा बन जाता है। लेकिन इस बच्चे को बनने में टोटल 9 मंथ्स लगते हैं, 9 महीने लगते हैं। अब 9 महीने तक जब बच्चा कहां पे है, बच्चा कहां पर है, यूट्रस में है। अब 9 महीने तक बच्चा यूट्रस में खाना पानी सब कुछ किससे लेगा, अपनी माँ से लेगा। खाना, पानी, गैस, बोले तो ऑक्सीजन ये सब 9 महीने तक उस बच्चे को कौन पहुंचा रहा है, बताइए जरा, ये सब कौन पहुंचा रहा है, ये सब पहुंचा रही है माँ, बच्चे की माँ। इसलिए तो कहते हैं हम एक बारी के लिए हम पिता के कर्ज को उतार देते हैं, क्योंकि पिता क्या कर्ज देता है, पिता आपको पढ़ाता लिखाता है, आपको बड़ा करता है ना, जब तक आप आपके पैरों पे खड़े नहीं होते तब तक पिता आपके ऊपर अपना हाथ रखता है। लेकिन माँ का कर्ज कोई नहीं उतार सकता।
आप उस माँ का क्या कर्ज उतारोगे? जो माँ आपको 9 महीने अपने वोम में लेके घूमी है, जो 9 महीने तक आपको खाना, पानी, ऑक्सीजन सब कुछ दे के रखी है, उस कर्ज को आप कभी उतार पाओगे क्या? कभी नहीं उतार पाओगे। आप कुछ भी करते रहो जीवन में, आप कितनी ही सेवा कर लो अपने माता पिता की, कितना ही ज्यादा आप अपने माता पिता को आप प्राउड फील करवा दो, लेकिन पिता के कर्ज को एक बारी के लिए आप उतार दोगे, लेकिन माता के कर्ज को आप कभी नहीं उतार सकते। इसीलिए माँ से बड़ा योद्धा कोई नहीं होता। आपने सुनी होगी ये बात, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, एक बच्चा लिख रहा है नौकरी करके उतार देंगे। नौकरी करने से, मैं भी नौकरी कर रही हूं, तो क्या मैंने अपनी माँ का कर्ज उतार दिया है क्या? नहीं, ये गलत बात है। ठीक है, हो गई बात, समझ में आ गई। अब कुछ यहां से क्वेश्चन बनते हैं। मैंने ये पॉइंट क्यों बोला है, क्योंकि यहां से कुछ क्वेश्चन बनते हैं। किससे? एम्बिलिकल कॉर्ड एंड प्लेसेंटा से। यहां से कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब यार, अब बहुत ज्यादा ना गला खांसी बहुत ज्यादा आ रही है। अब हम कल मिलेंगे आपसे, ये आगे बताएंगे, ये कल पढ़ाएंगे आपको। और कल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोले तो नर प्रजनन तंत्र शुरू करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में यहीं पे छोड़ रही हूँ, इतनी ही बहुत है। और आपके लिए, हाँ, पहले मेल पढ़ेंगे, फिर फीमेल पढ़ेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करवा दूंगी, तो आपका वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, और ये 25 दिसंबर को सुबह 10 बजे YouTube चैनल पे आना है आपको। हमारे क्या क्रिसमस पे क्या गिफ्ट मिलेगा आपको, उसको जानने के लिए आपको आना है परसों सुबह 10 बजे, 25 तारीख को सुबह 10 बजे। ठीक है मैम, फिर भी बहुत होता है पिता का कर्ज। मैं मानती हूँ पिता का कर्ज बहुत होता है। पिता बहुत मेहनत करते हैं, पापा लोग, है ना, बहुत मेहनत से पैसा कमा के लाके आपको पढ़ाते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, लेकिन माँ से ज्यादा नहीं करते, माँ से ज्यादा नहीं करते। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू सो मच, मिलेंगे आपसे कल की क्लास में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। पता नहीं आज एक कफ हो गया मुझे, बहुत ज्यादा बोल लेती हूँ ना तो एकदम ऐसा हो जाता है। ओके, कर दीजिए बंद तुषार।